गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान कर लिया था। और हम लोगों ने देखा था कि जो पहला योजनावकाश हुआ था वो हुआ था 1966 से 1969 तक। कितने इयर्स का? 3 साल का पहला प्लान हॉलिडे हुआ था। इस प्लान हॉलिडे का कारण क्या था, ये आपको पता है? विश्व एट वो 5 ईयर प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो गया सर था इसी तीसरी वजह वाली से। पंचवर्षीय योजना हाँ, बुरी तरह फेल हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से फेल हो गई थी। क्यों बुरी तरीके से फेल हुई थी, उसके भी लॉजिकल रीजंस हैं। दो युद्ध हमको झेलने पड़े। हमको एक बड़ी जो फैमाइन है उसका सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हमारे दो बड़े कद्दावर नेताओं की मौत हुई, जिससे एक पॉलिटिकल वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ। और इन सब वजहों का जो इम्पैक्ट निकल के आया वो निकल के आया हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान की बुरी तरीके से फ्लॉप होना। और इतना बुरी हालत हो गई कि हमको ये लगा कि हम 5 साल के भी प्लान को कैरी ऑन करने के लायक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर एक एक साल के प्लान बनाकर उन एक एक साल के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तो हम फिर से 5 ईयर प्लानिंग अपनी शुरू कर देंगे। तो इस आधार पर 5 ईयर प्लान को रोका गया 3 सालों के लिए, और 3 साल की तीन एनुअल प्लान्स को लेके आया गया। ठीक है। तो यहाँ पर तीन एनुअल प्लान्स है, 66 से लेके 69 तक। लेकिन यहाँ पर इन तीन एनुअल प्लान्स में कुछ बातें हम लोगों ने की। कारण तो देख लिया, इसका जो प्रोसेस था वो देख लिया कि छोटे छोटे प्लान्स बनाकर उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ चीजें हुई जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चेंज हुई वो हुई लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम की शुरुआत हुई, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अंदर से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। और दूसरी हमारे पास जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप दोनों के, इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो लीड बैंक योजना थी उसकी अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग शॉर्ट में एलबीएस बोल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। लीड बैंक स्कीम जो है वो 1969 में लागू की गई। किसके द्वारा लागू की गई? आरबीआई द्वारा लागू की गई। 1969 में आरबीआई के द्वारा लीड बैंक स्कीम लागू करी गई। इससे रिलेटेड जो समिति है, जिस समिति के रिकमेंडेशन पर इसको लागू किया गया वो थी नरीमन समिति। ठीक, नरीमन समिति थी। अच्छा, अभी हम लोग आगे चल के आएंगे तो हम लोग देखेंगे 1974 में सरकार के द्वारा 14 बैंकों का, 14 व्यावसायिक बैंकों का, 14 कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है। उसकी पहले अगर हम लोग देखें तो मेजोरिटी जो बैंक्स थे, जो बड़े बैंक्स थे, वो प्राइवेट सेक्टर में थे। और प्राइवेट सेक्टर में होने की वजह से जो धन का संकेंद्रण था, जो वेल्थ का कंसंट्रेशन था, वो कुछ वेल्दी फैमिलीज के हाथों में था, कुछ अमीर घरानों के हाथों में था, जो उन बैंकों को कंट्रोल करते थे। और क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का जो मेजर पोर्शन था वो निजी हाथों में था, कुछ धनी फैमिलीज के हाथों में था, तो वो उन बैंकों के पैसे का इस्तेमाल, उन बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करते थे। है ना? ठीक है। सरकार क्या चाहेगी? सरकार चाहेगी कि बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए देश के विकास के लिए। वो ये चाहेगी कि जो बैंक हो वो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर को लोन दे, जिससे कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप हो। जैसे एग्रीकल्चर को लोन देना चाहिए, नए जो बिजनेस शुरू हो रहे हैं, नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं, उनको लोन देना चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता था कि ये लोग लोन देते थे केवल उन्हीं जगहों पर जिन जगहों से इनको ये उम्मीद होती थी या ये भरोसा होता था कि यहाँ से हमारा पैसा वापस आ जाएगा, यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, और यहाँ से हमको अच्छे खासे ब्याज की प्राप्ति होगी। ये बातें पूरी नहीं हो पाती थी एग्रीकल्चरल सेक्टर और नए बिजनेसेस में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर भी वैसे भी क्या है, उतार चढ़ाव वाला सेक्टर है। फसल अच्छी हुई तो पैसा वापस आ जाएगा बैंक अगर लोन दिया है, और फसल अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है ब्याज तो छोड़ो, जो लोन दिया है उसका पैसा भी डूब जाए। नए बिजनेसेस को भी ये लोग लोन नहीं देते थे इन्हीं वजहों से। तो इसका असर ये हो रहा था कि देश का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हाल्ट हो गया। ठीक है।
और इस वजह से सरकार को आगे चल के नेशनलाइजेशन करना पड़ा। लेकिन उसी से रिलेटेड एक चीज यहां पर है, सरकार यहां पर चाह रही है, देखिए, किसी भी देश का विकास डिपेंड करता है कैपिटल फॉर्मेशन से, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से, पूंजी निर्माण से। पूंजी निर्माण के लिए जरूरी है कि देश के लोग बचत करें, उस बचत के पैसे को बैंक में जमा किया जाए और बैंक लोगों के द्वारा जमा किए गए उस पैसे को लोन के रूप में उन लोगों को दे जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं। इससे देश की में समृद्धि आती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लोग जिनके हाथों में बैंकों की कमान थी, वो लोग उस सेक्टर को लोन नहीं देना चाहते थे जिस सेक्टर में थोड़ी सी भी ये उम्मीद है कि वहां से पैसा डूब सकता है। इसीलिए इन बैंकों के जो ब्रांचेस थे, उन ब्रांचेस का कंसंट्रेशन भी शहरों तक सीमित था। ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में इनकी जो बैंक थी, उनके ब्रांचेस वहां पर नहीं थे, जिससे कि जो ग्रामीण एरिया था वहां पर बैंकों की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। तो एक समिति बनी थी, गाडगिल समिति। एक समिति बनी थी, गाडगिल समिति। गाडगिल समिति ने यह सुझाव दिया था कि बैंकों को रूरल एरियाज तक, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। इसने क्या कहा? ग्रामीण क्षेत्रों में, टेक्निकली बोलें अनबैंक्ड एरियाज। अनबैंक्ड एरियाज का मतलब वो एरिया जहां पर बैंकिंग सुविधा नहीं है या बैंकों की ब्रांचेस नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अनबैंक्ड एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचानी चाहिए, ऐसा गाडगिल कमेटी ने कहा। तो गाडगिल कमेटी के कहने पर यह कहा गया कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंकों की जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं है, वहां पर उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में रुकावटें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए अगर किसी को लोन चाहिए, कृषि के लिए किसी को पैसा चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी और काम के लिए पैसा चाहता है, तो उसके पास बैंकिंग सुविधा ही नहीं है, जिससे कि वो सूदखोरों के चंगुल में फंस जाता है और अपना नुकसान करवा लेता है। साथ ही साथ देश की जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होती है। तो गाडगिल कमेटी ने कहा कि भाई ऐसे अनबैंक्ड जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग एरियाज में बांट लिया जाए और हर एरिया में जो बैंक हैं वो अपनी ब्रांचेस खोलें। नहीं खोल रही हैं तो कोशिश करें कि वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचे। और ये एक तरीका शुरू किया गया, इसको बोला गया एरिया अप्रोच। तो गाडगिल कमेटी के द्वारा एरिया अप्रोच शुरू हुई, जहां पर बैंकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो अनबैंक्ड एरियाज में भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्रेडिट प्रोवाइड करें उन लोगों को जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये चीज शुरू हो गई, तो उसके बाद इसी आइडिया पर जो गाडगिल कमेटी ने दिया था, 1968-69 में रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नरीमन कमेटी। नरीमन कमेटी ने कहा कि गाडगिल कमेटी के द्वारा बताई गई अप्रोचेस ठीक है और उनको लागू किया, मतलब जो जा रहा है वो ठीक है और इसको कंटिन्यू करा जाना चाहिए। हेलो उन्होंने, हेलो सर। हाँ जी, सर ये लीड बैंक योजना से पहले की बात चल रही है? हाँ, लीड बैंक योजना से रिलेटेड चल रहे हैं अभी हम लोग। अब थोड़ा बैकग्राउंड था गाडगिल कमेटी का, अब नरीमन कमेटी आ गई है। यस सर। ठीक है। तो नरीमन कमेटी ने कहा कि ये जो एरिया अप्रोच है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो बैंक हैं उन्हें, बैंक्स को निश्चित डिस्ट्रिक्ट्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और
यहां उन्हें लीड बैंक के रूप में कार्य करना चाहिए। अब लीड बैंक का मतलब क्या है? अब मान लिया एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ए, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है बी। यहां पर अनबैंक्ड एरियाज हैं, बैंकों की जो ब्रांचेज हैं वो या तो नहीं है या बहुत कम ब्रांचेज हैं, और उन कम ब्रांचेस के द्वारा और कुछ दूसरी फाइनेंशियल जो बॉडीज हैं उनके द्वारा यहाँ की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं जो पर्याप्त नहीं है। तो नरीमन कमेटी ने कहा कि ठीक है, गाडगिल कमेटी ने जो बोला है उसको आप फॉलो करिए कि यहाँ पर बैंकों को मुख्य भूमिका निभाने के लिए करिए, लेकिन एक काम इस तरीके से भी करिए कि इस एरिया में किसी एक बैंक को जिम्मेदारी दे दी जाए, किसी एक बैंक को जिम्मेदारी दी जाए कि वो यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएगी और उस बैंक की जिम्मेदारी होगी इस पर्टिकुलर एरिया में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने की। और बाकी बैंकें भी वहां पर होंगी, लेकिन जिस बैंक को लीड बैंक वहां पर बनाया जाएगा वो वहां पर काम करने वाली अगर कोई दूसरी बैंक्स भी हैं तो उन दूसरी बैंक्स के साथ कोऑपरेट करेगी। जो दूसरी फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज अगर वहां पर हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करेगी और उन सबको लीड करते हुए उस इलाके में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने का काम करेगी। तो वो बैंक, जिस बैंक को मुख्य भूमिका दी गई, उस बैंक को नाम दिया गया लीड बैंक। और इन रिकमेंडेशन के आधार पर जो नरीमन कमेटी ने कहा था, इन सभी बातों को मानते हुए 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम की शुरुआत की। ठीक, क्लियर? जिसमें क्या किया गया कि एक पर्टिकुलर बैंक को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया और कहा गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में लीड रोल आपको प्ले करना है और उस एरिया में जो दूसरी फिनेंशियल बॉडीज हैं, जो दूसरी अलग बैंक हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है आपको और कोऑपरेट करके यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को आपको मजबूत बनाना है। ठीक है, तो काम तो बाकी बैंक भी कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी हो गई? वो बैंक जिसको उस एरिया का लीड बैंक बनाया गया है। और लीड बैंक किसको बनाया जाता था? लीड बैंक उस बैंक को बनाया जाता था जिस बैंक के पास उस डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है ना। तो जिस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण एरियाज में है उसको लीड बैंक की जिम्मेदारी दी जाती थी, और बाकी जो दूसरी बैंक्स हैं वो बैंकें उसके लीडरशिप में वहां पर काम करती थी और वो उन सबको कोऑर्डिनेट और उनके कोऑपरेशन से वहां पर काम करता था। तो लीड बैंक स्कीम क्या थी, ये आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस लीड बैंक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये सब जो ड्रामा किया गया, इस ड्रामा का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उस पर्टिकुलर एरिया का एग्रीकल्चर है, वहां पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो भी उस अनबैंक्ड एरियाज में प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज की जा रही है, उनको प्रॉपर लोन, क्रेडिट वगैरह मिलता जाए, जिससे कि वो वहां पर डेवलपमेंट क्रिएट कर सके। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस अब इस लीड सर ये बैंक ज्यादा से आगे क्या लिख रहा है यहाँ सीओ करके? ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके सर। हाँ, किसी को डाउट तो नहीं इस स्कीम में? नदीम जी क्लियर है? जी सर सर। अगर संक्षेप में बोले लीड बैंक को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करने के लिए तो आप बताइए, इतना सुन लिया, कुछ कोशिश करिए, बताइए क्या है, कैसे संक्षेप में बोलेंगे? कि मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर कोई बैंक है और उसकी ब्रांच ज्यादा हो तो वो लीड बैंक की भूमिका में वो रोल करे। हाँ, बिल्कुल सही।
तो हाँ, इसको एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के वो एरियाज जहां पर बैंकिंग सर्विसेज ना के बराबर हैं या डेवलप नहीं है, वहां पर एक बैंक को मुख्य भूमिका दे दी जाती थी, जो बाकी बैंक्स और क्रेडिट देने वाली बॉडीज के साथ कोऑपरेट करके वहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती थी, ऋण सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करती थी। किसको? एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और बाकी दूसरे क्षेत्रों को उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। लीड बैंक स्कीम के बेनिफिट्स क्या हुए? बेनिफिट यही हुए कि सबसे पहले, क्योंकि अनबैंक्ड एरियाज थे, रूरल एरियाज में बैंक या तो थे नहीं या उनकी ब्रांचेस बहुत कम थी, तो जब इस स्कीम को शुरू किया गया और एक बैंक को जिम्मेदारी दे दी गई आरबीआई के द्वारा, तो अब बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ी। कहां पर बढ़ी? यस। अनबैंक्ड एरियाज में। अनबैंक्ड एरिया कौन? जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी या कम थी, यस। वहां पर बैंक की ब्रांचेस में बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज, यहां पर केवल कॉमर्शियल बैंक को ही नहीं बल्कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इस स्कीम में शामिल किया गया। तो इससे कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि जो व्यावसायिक बैंकें हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच समन्वय बढ़ा। ठीक है। ब्रांचों का विस्तार हुआ, वो हम लोग देख ही चुके हैं। और कृषि आदि को ऋण में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। कृषि आदि को ऋण में बढ़ोतरी हुई। ठीक। और ये कहा गया कि 1969 में इसको शुरू किया गया और अगले 5 सालों या में यानी कि 1974 तक आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 90% क्षेत्र तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच गई थी। तो 5 सालों में इन राज्यों के 90% भौगोलिक क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा दी गई, ये कवर हो गए। ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ समस्याएं भी सामने आई। हर चीज में फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो कुछ समस्याएं भी सामने आई। शुरुआत में कोऑपरेशन ठीक रहा, समय के साथ धीमे धीमे जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन होता रहा वैसे वैसे अब कोऑपरेशन कमजोर पड़ता गया। यहाँ पर भी क्योंकि बैंकें अभी भी प्राइवेट सेक्टर में है बहुत सारी बैंकें, तो यहाँ पर भी बैंक जो थी वो अभी भी नानुकुर करती थी उन लोगों को लोन देने के लिए जिन लोगों से इनको पैसा वापस पाने में ज्यादा समस्याएं होती थी, जैसे किसान वगैरह। तो किसानों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, नए बिजनेस शुरू करने वालों को अभी भी लोन लेने में, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करने में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मामला चलता रहा और एक 2009 में इसको रिव्यू करने और इसमें आने वाली समस्याओं की समीक्षा करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई, एक और समिति बनाई गई। उस समिति का नाम है ऊषा थोरैट या ऊषा थोराट कमेटी। ये लीड बैंक स्कीम की समीक्षा और लीड बैंक स्कीम में आने वाली समस्याओं के समाधान को बताने के लिए समिति बनाई गई। ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई ये समिति? ये समिति बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और नरीमन समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। उषा थोरट हमारे पास डेप्यूटी गवर्नर थी आरबीआई की। सुधार के लिए उपाय बताने के लिए इनकी इस कमेटी को बनाया गया। तो उन्होंने सुधार के उपाय बताए और ये कहा कि लीड बैंक स्कीम सफल रही है और लीड बैंक स्कीम को अभी जारी रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही
कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन और उनकी जिम्मेदारी को भी यहां पर बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो छोटे अकाउंट होल्डर्स हैं उनको केवाईसी में छूट देनी चाहिए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स खुलवाने के लिए प्रेरित हों। ये 2009 की बात है, तब जनधन नहीं आया था, है ना। तो 2009 में एक और कमेटी बनाई गई लीड बैंक स्कीम की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए उपायों को बताने के लिए जो समिति बनाई गई, रिजर्व बैंक की तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता में, इसलिए इसको बोलते हैं उषा थोराट कमेटी। उन्होंने कहा कि लीड बैंक स्कीम को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स को और पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, उनको और जिम्मेदारियां देनी चाहिए इस स्कीम के अंतर्गत। और जो छोटे अकाउंट होल्डर हैं, उन छोटे अकाउंट होल्डर को केवाईसी यानी कि नो योर कंज्यूमर वाली जो सुविधा है उसमें छूट देनी चाहिए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवाने के लिए आए, प्रेरित हों। ठीक है, क्लियर। तो 3 कमिटीज हैं जो रिलेटेड हैं लीड बैंक स्कीम से। एक गाडगिल कमेटी जिसने शुरुआत की, दूसरी नरीमन कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन पर अल्टीमेटली ये स्कीम शुरू करी गई, और तीसरी उषा थोराट कमेटी जिसने इसमें सुधार के उपाय बताए जो 2009 में बनाई गई। क्लियर, बोलिए बोलिए, बोला करिए। जी यस सर। ठीक है, तो ये लीड बैंक स्कीम थी। दूसरी जो योजनावकाश हुआ, इस योजनावकाश में एक और चीज हमारे यहाँ शुरू हुई जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो प्री लेवल हो चाहे वो मेंस लेवल हो, और वो है हमारी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति या जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? विश्व में सर इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को। है क्या ये चीज? वो सर उत्पादन से संबंधित, कि उत्पादन को और बढ़ाया जाए किस उसके चीज लिए का उत्पादन? जी सर, गेहूं गेहूं का। गेहूं का पंजाब में और यूपी में इसका उत्पादन बहुत बड़ा था। सर विलियम गॉड ने ये टर्म दिया था। हाँ बिल्कुल सही, विलियम गॉट ने टर्म दिया था। तो देखिए, मैक्सिको से स्टार्ट हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1970 में। 1970 का नोबेल उन्होंने प्राइज। शायद गेहूं की डॉर्फ जो प्रजाति होती है उसकी डिस्कवरी की थी। बिल्कुल सही। तो बेसिकली क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है दुनिया में वो 1950-60 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, 1950 और 60 से शुरू हो गई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी बेसिकली ये 2 अनाजों से हुई थी, राइस और वीट। यहां पर इसमें ऐसे बीजों का विकास किया गया था, ऐसे बीजों का विकास किया गया जिनसे ज्यादा उपज हो, जिनसे ज्यादा उपज हो। और ऐसे बीज जिनसे ज्यादा उपज हो उन बीजों को नाम दिया गया हाई यील्ड सीड्स। और इन बीजों से नई प्रजातियां उत्पन्न हुई, यानी कि नई वैरायटीज उत्पन्न हुई गेहूं और चावल की। इसलिए इस स्कीम को हाई यील्डिंग सीड्स स्कीम भी बोला जाता है। साथ साथ इस प्रोग्राम को हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऐसी प्रजातियों का, ऐसी फसलों का इस्तेमाल करना जिनसे उपज क्या हो, बढ़े। मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। खाद्यान्नों के
उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। 1950-60 से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेजर जो इसमें ब्रेक थ्रू आया वो आया 1960 के लगभग अंत से। 1960 के लगभग अंत से जब डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग ने इसमें शुरुआत की। डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग बेसिकली अमेरिकी मूल के व्यक्ति थे, अमेरिकी थे, लेकिन उन्होंने अपना ये जो सिस्टम शुरू किया, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित प्रयोग जो उन्होंने शुरू किए वो शुरू किए कहां पर? मैक्सिको से। मैक्सिको में इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जहां पर उन्होंने गेहूं, जैसा ही बताया गौरव जी ने, गेहूं की एक प्रजाति शुरू करी जो नॉर्मल से कम समय में नॉर्मल से ज्यादा उत्पादन देती थी। उस प्रजाति की शुरुआत करी। साथ ही साथ खेती में कुछ तकनीकी परिवर्तन किए, उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग किया जिससे कि फसल ज्यादा उत्पन्न हो। फसल के साथ साथ जो दूसरे खरपतवार उगाते थे उन खरपतवारों को मारने के लिए, साथ ही साथ जो कीड़े हैं, जो फसल में कीट लग जाते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल किया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और इन सब चीजों का परिणाम ये निकला कि मैक्सिको में जो खाद्यान्नों की उपज है वो कई गुना ज्यादा बढ़ के आई। जब मैक्सिको में इसकी उपज बढ़ के आई तो 1968 के आसपास इस प्रक्रिया को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1968 के आसपास इसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया विलियम एस गॉड ने। विलियम एस गॉड ने ये नाम दिया। ठीक है, विलियम एस गॉड कौन थे? एक बॉडी है, ये संबंधित है, एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के विलियम एस गॉड ने 1968 में इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। क्लियर? ठीक है। और इस प्रकार से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देने को मानवता के लिए एक विशेष काम माना गया और इस योगदान के लिए 1970 में डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग को दिया गया नोबेल पीस प्राइज, यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्यतः किन चीजों से संबंधित है? उच्च उत्पादकता वाले बीज, उच्च उत्पादकता वाले बीज, दूसरे उर्वरकों का यानी कि फर्टिलाइजर्स का अधिक प्रयोग, साथ ही साथ कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स आदि का अधिक प्रयोग, कृषि का आधुनिकीकरण और सिंचाई, अधिक सिंचाई। ठीक है, तो इन चीजों के आधार पर इसको शुरू किया गया। अब हम एक चीज अगर देखें तो इस पीरियड में भारत की सिचुएशन बड़ी खराब थी। भारत ऑलरेडी अकाल झेल रहा था। भारत में वैसे भी हम जब पहली पंचवर्षीय योजना से देख रहे हैं कि जो कृषि संकट है वो कृषि संकट और जो खाद्यान्न संकट है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा था और भारत उस समय एक स्टार्विंग कंट्री के रूप में दुनिया में जाना जाता था। और इसी स्टार्विंग कंट्रीज के रूप में भारत को जाने जाने की वजह से भारत को बाहर से
फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। और जैसे आज हम बहुत सारे गरीब देशों को अनाज दे देते हैं, ऐसे ही हमको भी गरीब दूसरे देशों की तरह अनाज दिया जाता था। एक लॉ आया था PL 480, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। PL 480, PL 480 मतलब पब्लिक लॉ 480। पब्लिक लॉ 480 अमेरिका का एक कानून है जो 1954 में आया था। और उस 1954 में आए कानून का काम था कि भूखमरी वाले देशों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, यानी कि जो भूखमरे देश हैं उनको फूड ग्रेन्स देना। PL 480 फूड ग्रेन्स यहाँ पर मुख्यतः गेहूं था। और इस PL 480 के अंतर्गत भुखमरी वाले देशों की सूची में हमारा भारत भी शामिल था। और यहाँ पर भारत को भी PL 480 स्कीम के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा गेहूं भेजा गया, क्योंकि ये गेहूं PL 480 स्कीम के अंतर्गत आया, इसलिए इस गेहूं को PL 480 वीट के नाम से भी जाना जाता है। और ये गेहूं जब भारत आया तो ये गेहूं अपने साथ एक मुसीबत लेके आया। कोई जानता है उस मुसीबत का नाम? खरपतवार। पार्थीनियम, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? गाजर घास। तो पार्थीनियम और गाजर घास लेके आया। इस पर भी सवाल आया कि पार्थीनियम भारत में कौन से गेहूं के आयात के साथ आया था, तो PL 480 के साथ आया था। गाजर घास एक इन्वेजिव स्पीसीज है, खरपतवार है जो अमेरिका में पाया जाता है। और ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज वो प्रजातियां होती हैं पौधों की भी और जानवरों की भी, जो जिस इलाके में पनपना शुरू करती हैं फिर उस इलाके में उनके अलावा कोई और चीज पनप नहीं पाती, बहुत तेजी से फैलती हैं। तो एक तो हमारे पास ये गाजर घास है, और एक ऐसे ही एक और है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये पार्थेनियम, साथ ही साथ इसके इकोलॉजिकल जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां पर ये होता है वहां पर लोगों को अस्थमा होने लगता है इसके पॉलन ग्रेन्स की वजह से। तो मेडिकल भी इसके नुकसान है, साथ ही साथ जहां पर होता है वहां किसी और चीज को नहीं उगने देता है, तो इकोलॉजिकल भी इसके नुकसान है। तो ये पार्थेनियम या गाजर घास इसी PL 480 के साथ आया था जब हमारे पास अमेरिका से गेहूं हमने इंपोर्ट किया था, या हमको PL 480 गेहूं भेजा गया था। ठीक है। 1965 में पाकिस्तान से वार हुई थी, और हम वैसे भी खाद्य संकट से खाने के संकट से जूझ रहे थे। आपको याद होगा, आपने कहीं भी पढ़ा भी होगा कि उस समय इतनी समस्या भारत में उत्पन्न हो गई थी। उस समय इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था, खाने का इतना संकट पैदा हो गया था कि उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह कहना पड़ा कि लोग एक समय का ही खाना खाएं और एक समय उपवास करें। ठीक है। और तभी उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, प्रयागराज में। ठीक। तो अब जब बाहर इन सब चीजों को देखा गया तो भारत में भी ये कहा गया कि हम भारत में भी इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर सकते हैं। और भारत में उस समय के जो कृषि सलाहकार थे, उस समय के जो कृषि सलाहकार थे, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, उन्होंने बुलावा भेजा। किसे बुलाया? नॉर्मन बोरलॉग को बुलाया। ठीक है। तो उनको इन्होंने इनवाइट किया इंडिया में, और इनवाइट करने के बाद MS स्वामीनाथन ने उनके बनाए तरीकों से, उनके बताए तरीकों में भारतीय हिसाब से कुछ फेरबदल कर कर भारत में शुरुआत करी। किसकी? ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो अगर हम बोलें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? नॉर्मल नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक MS MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, जो उस समय क्या थे? कृषि सलाहकार थे। ऐसे ही एक चीज और देखें, यहाँ पर दो चीजें और पूछी जाती हैं। एक आता है पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन
पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के राजनैतिक पिता ये थे तत्कालीन कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और इसी से रिलेटेड एक और है फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन किसको पता है इनका नाम? दिलबाग सिंह अठवाल। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, दिलबाग सिंह अठवाल। क्लियर? आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब भारत में हम लोगों ने देखा कि शुरुआत से ही कोशिश चल रही है कृषि विकास को करने की। तो थर्ड ईयर प्लान की शुरुआत से 1961 के आसपास से ही भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए जा चुके थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के आसपास से 61 के आसपास से चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शुरू हुई प्रॉपर प्लान के साथ, ऑफिशियली जो शुरू हुई प्रॉपर प्लान के साथ, वो शुरू होती है 1968 में। ठीक, 1968 में ऑफिशियली शुरू होती है। और ऑफिशियली ये शुरू की जाती है मुख्यतः 3 राज्यों को शुरुआत में इसमें रखा जाता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसमें भी सबसे पहले जहां पर शुरुआत की गई वो शुरुआत की गई पंजाब से। क्यों शुरुआत की गई? वहां पर सिंचाई साधनों की उपलब्धता की वजह से। सिंचाई साधनों की उपलब्धता की वजह से शुरुआत इसकी सबसे पहले पंजाब में की गई, इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो। ठीक है। और यहां पर अगर हम इसमें देखें तो हम लोग चीजें तो देख ही चुके हैं कि कौन कौन सी चीजों को इसमें इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम और देखें कि किन चीजों पर ये बेस्ड थी, तो फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अनाज। लेकिन अनाज भी सारे अनाज नहीं, केवल 5 अनाजों को इसमें शामिल किया गया। केवल 5 अनाज इसमें शामिल किए गए, जो कौन कौन से हैं? गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार और मक्का, यानी कि वीट, राइस या पैडी, बाजरा, ज्वार और मेज। इन 5 चीजों को कंसंट्रेट करके इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इन 5 में भी सबसे ज्यादा उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई? गेहूं में। 3 गुनी से ज्यादा उत्पादन में वृद्धि पाई गई गेहूं की। ठीक है। अब यहां पर समस्या ये आई कि यहां पर हमने केवल खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, यानी कि वो फसलें जो खाद्यान्न की कैटेगरी में नहीं आती हैं, उन फसलों को यहां पर क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। खाद्यान्नों की कैटेगरी में ना आने वाली फसलें कौन कौन सी हो गई? जैसे हमारे पास कैश क्रॉप्स हो गई, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, और दूसरी जो ऐसी फसलें हैं उन फसलों को पूरी तरीके से इस हरित क्रांति में इग्नोर किया गया। खाद्यान्नों में भी केवल 5 खाद्यान्नों पे कंसंट्रेट किया गया। बाकी जो खाद्यान्न जो दूसरे हैं, जिनको हम अभी मिलेट्स के नाम से जान रहे हैं, जिनको अभी रिसेंट बजट में नाम दिया गया श्री अन्न का, उनमें भी जो मैक्सिमम है उनको एलिमिनेट कर दिया गया। और इन 5 में भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो किसमें हुई? गेहूं में हुई।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति को बोला जाता है कि ये अनबैलेंस्ड थी, इसमें बैलेंस नहीं था। ठीक। लेकिन फिर भी हुआ क्या, हमारे देश के खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस हरित क्रांति के जो पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आए, वो क्या निकल के आए? सबसे पहले हमारे पास फसलों का उत्पादन बढ़ा, फसल उत्पादन बढ़ा। हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, यानी कि हम जहां पहले बाहर से अनाज इंपोर्ट करते थे, अब हम क्या बन गए? हम एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है। अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ गई। ठीक। किसानों की आय बढ़ी, फसल ज्यादा होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, देश का औद्योगिक विकास हुआ। देश का औद्योगिक विकास कैसे हुआ? क्योंकि हरित क्रांति के आने के बाद कृषि में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की मांग बढ़ी। लोग ट्रैक्टर्स ज्यादा खरीदने लगे, लोग हार्वेस्टर्स ज्यादा खरीदने लगे, थ्रेशर ज्यादा खरीदने लगे। ठीक है। ट्यूबवेल लोग लगवाने लगे। तो जब इन चीजों की मांग बढ़ी तो इनको बनाने वाली फैक्ट्रीज बढ़ी, उनका उत्पादन बढ़ा, जिससे कि औद्योगिक विकास हुआ। कृषि में कृषि की फसलों में कीटनाशकों का बम्पर इस्तेमाल शुरू हो गया। कृषि की फसलों में उर्वरकों का बम्पर इस्तेमाल शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ? उर्वरक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। तो इन चीजों के डेवलपमेंट से देश का औद्योगिक विकास भी हुआ। साथ ही साथ जब कृषि उत्पादकता बढ़ी तो लोगों का इधर की तरफ ध्यान बढ़ा, क्योंकि किसानों की जब आय बढ़ी तो अब अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में भी मिलने लगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होने की वजह से जो औद्योगिक विकास हुआ, इस औद्योगिक विकास में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी कि देश में रोजगार बढ़ा। बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ हद तक बढ़ा। तो ये हमारे पास इसके पॉजिटिव इंपैक्ट है, हरित क्रांति की जो है वो सकारात्मक प्रभाव हमारे देश या देश की अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से पड़े। ठीक। लेकिन हरित क्रांति के बारे में कहा जाता है कि इसने जितना फायदा किया उससे कहीं ज्यादा नुकसान किया। आगे बढ़े, हटा दें इसको। यस सर। नुकसान क्या है हरित क्रांति के? सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ कि जो देसी फसलें थी या देसी प्रजातियां थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्योंकि यहां पर हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का इस्तेमाल हुआ। हाई यील्डिंग, ज्यादा उपज वाली नई प्रजातियां डेवलप करी गई और उन प्रजातियों का इस्तेमाल होने लगा। तो जो देसी प्रजातियां थी, गेहूं की, चावल की, बाजरे की, उन प्रजातियों का उपयोग कम हुआ और उनके उपयोग कम होने की वजह से धीमे धीमे वो लुप्त हो गई। तो बहुत सारी देसी प्रजातियां जो समाप्त हो गई या बिल्कुल ही गायब हो गई। ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल किया। सबसे दूसरी खास बात थी कि ये जो मॉडिफाइड बीज थे, इन मॉडिफाइड बीजों का दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जैसे आज किसान क्या करता है कि उसने फसल उगाई और गेहूं उगाया और उस गेहूं में से उसने कुछ गेहूं रोक लिया अपने खाने के लिए, कुछ गेहूं रोक लिया कि अगली फसल जब हम गेहूं की करेंगे तो इन गेहूं को हम बीजों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसी फसल से गेहूं के बीज निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर जो हाई यील्डिंग वैरायटीज जो यहाँ पर बीजों की थी, वो इस प्रकार की थी कि इनको एक बार बोने के बाद फसल अगर उग गई तो उस फसल से उगे गेहूं का इस्तेमाल बीजों के रूप में नहीं किया जा सकता था। किसानों को अब नए बीज खरीदने पड़ते थे। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर कमी इस चीज में इस्तेमाल हुए होने वाले बीजों से हुई।
ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये हुई कि इनका जो जेनेटिक बेस्ड था उसने इंडिजिनस स्पीशीज को तो समाप्त कर दिया, वो तो मैंने ही बताया। दूसरी बात यहां पर हो गई कि जो उर्वरकों का और कीटनाशकों का जो अधिक प्रयोग हुआ, इससे जमीन और मिट्टी की उर्वरता खराब हो गई, क्योंकि ये सब केमिकल्स थे और केमिकल जब वहां पर गए तो उन केमिकल के प्रभाव से मिट्टी और जो जमीन है उस मिट्टी और जमीन की उर्वरता प्रभावित हुई, जिससे कि अब उनकी जो फसल उत्पादन करने की क्षमता वो धीमे 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 कम होने लगी। सिंचाई बहुत ज्यादा की गई, इससे जो भूजल है, लैंड वाटर है, भूजल में कमी आई। ठीक है, जमीन का पानी नीचे चला गया, भूजल स्तर कम हुआ हमारे पास। और क्योंकि इन फसलों में उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ था, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हुआ था, तो उसके कुछ जो ट्रेसेस हैं वो पौधे के अंदर भी गए, पौधे में वो कीटनाशकों के चीजें पहुंची और उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से वो मानव शरीर में पहुंचे और मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अभी रिसेंट में एक स्टडी हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो बच्चे दूध पीते हैं माँ का, तो उस माँ के दूध में यूरिया मिल रहा है। अब वहां पर यूरिया कैसे पहुंचा? जाहिर सी बात है कि जो हम फसल खा रहे हैं, जो हम गेहूं चावल और जो चीजें खा रहे हैं उसमें यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है और वो यूरिया मानव के शरीर में पहुंचकर वहां पर अपनी जगह बना रहा है। तो इस तरीके से ये जो कीटनाशक हैं, जो उर्वरक हैं, वो उन बीजों से उन फसलों के द्वारा मानव शरीर में पहुंचे और ये माना जाता है कि हरित क्रांति के बाद जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं उन बीमारियों में भी उछाल देखने को मिला, यानी कि मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसने जितना फायदा किया उससे कहीं ज्यादा उसने हमारे उर्वरता का और हमारे जो स्वास्थ्य है उसका नुकसान किया। क्लियर? जी सर। ठीक है। यस सर। और अभी 2005 में इसी से रिलेटेड एक और योजना सरकार के द्वारा लागू की गई, जिसका नाम था हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना। तो हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना सन 2005 में शुरू की गई और इस हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र को गति देना। ठीक है, यहां पर कृषि उन्नति योजना या हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना को एक अम्ब्रेला योजना बोला गया। ये एक कैसी योजना है? अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना क्या होती है? वह योजना जो कई अन्य योजनाओं को अपने अंदर समाहित करती है। वह योजना जो कई अन्य योजनाओं को अपने अंदर समाहित करती है उसको हम अम्ब्रेला योजना बोलते हैं। तो हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना एक अम्ब्रेला योजना थी जिसके अंतर्गत 11 अन्य योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, 11 अन्य योजनाएं शुरू की गई। ठीक, जिसमें से एक हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी इसी के अंतर्गत है। तो ये 11 अन्य योजना इसी के अंतर्गत शुरू की गई हैं, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत। और अभी रिसेंटली एक नई चीज शुरू हो रही है, नई चीज पे बातें चल रही हैं कि हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति शुरू करनी चाहिए।
ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि दूसरी हरित क्रांति, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन को, उसके दुष्प्रभावों को देखने के बाद शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हम लोगों ने अभी देखी, लीड बैंक योजना और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब हमारे पास जो अगली योजना आती है पंचवर्षीय योजना, अब ये 3 साल हो गए, 3 साल में ये सब होता रहा, एनुअल प्लान्स बनते रहे, और जब 3 साल के बाद जब हमको लगा कि अब हम ठीक हैं, तो हमने शुरू करी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक। मॉडल मॉडल इसका है अशोक रुद्र और एलन एस माने मॉडल, इनके द्वारा दिए गए मॉडल पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, लेकिन जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। हम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख चुके, अब हमको इस प्रकार का काम करना है कि हमारा आर्थिक विकास हो और उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो। कभी बहुत तेजी से विकास करने लगे और कभी बिल्कुल ही गलत में चले गए, तो ऐसी सिचुएशन ना आए। इस योजना का जो प्रारूप बनाया था, जो इसका ड्राफ्ट क्रिएट किया था, वो ड्राफ्ट बनाया था D.R. गाडगिल ने, जो उस समय प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, अशोक रुद्र एलन एस माने मॉडल, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ड्राफ्ट बनाया इसका D.R. गाडगिल, जो प्लानिंग कमीशन के उस समय के डेप्यूटी चेयरमैन थे। इस योजना में सबसे खास बात जो हुई वो ये हुई कि यहां पर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। सर ये गॉडगिल कौन थे उस टाइम बताइए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब हो गया कि ये जो 14 बैंकें हैं, इनका कंट्रोल अब किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया, सरकार के पास आ गया। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बैंकें जो पहले थी उनका गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, सेंट्रल बैंक उनको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन ये बैंकें बाध्य नहीं थी आरबीआई की बात को मानने के लिए। क्यों? उसका मतलब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में थी, आरबीआई इनको डायरेक्शन दे सकता था, लेकिन वो उन डायरेक्शंस का लगातार उल्लंघन करते रहते थे। सरकार ये चाहती थी कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है, वो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट में किया जाए। बैंकें देश के प्राइमरी सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करें, एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करें, स्मॉल स्केल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जो नए बिजनेसेस शुरू किया जा रहे हैं, कोई नया फैक्ट्री खोलने जा रहा है, उसको भी क्रेडिट प्रोवाइड करें, जिनको ये बैंक नहीं देती थी क्योंकि ये निजी क्षेत्र में थी। इनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट कमाना, तो ये वहीं पर पैसा देती थी जहां पर पैसा इनका सिक्योर रहे और जहां से इनको ब्याज अच्छा मिलता रहे। और अगर ये इन क्षेत्रों को देती भी थी तो बहुत ऊंची ब्याज दर चार्ज करती थी। तो सरकार ने कहा कि इसका केवल एक ही उपाय है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि इन बैंकों को सरकार के कब्जे में ले आया जाए और
1974 में इसी आधार पर इन 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे कि अब सरकार अपने हिसाब से इनको इस्तेमाल करेगी बैंकिंग सिस्टम का। ये 14 बैंकें कौन कौन सी थी? 14 बैंकों में हमारे पास इलाहाबाद बैंक थी, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था। ठीक है, क्लियर? लिख लें ना। अच्छा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए फिर। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब करके लिख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, DENA देना बैंक, अब तो खत्म हो गई देना बैंक, मर्जर हो गया उसका। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया अब तो। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक। कितने हो गए? 10 सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का मर्जर हो गया अभी कुछ साल पहले। यूको बैंक, UCO यूको, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 14वीं है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 14 बैंकों का मर्जर हुआ 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तारीख थी 19 जुलाई, सॉरी 1974 नहीं, 1969, मेरे मुंह से निकल गया, 1969 जुलाई 1969। हाँ, 19 जुलाई 1969 तो इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंक बता दीजिए सर। कौन सी? 14 नंबर 24 लास्ट वाली। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक है सर, फिर यूनाइटेड है। हाँ, यूनियन बैंक, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर। हाँ, इन 1969, 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ और उसी की याद में 19 जुलाई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीयकरण दिवस। राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है उस दिन की याद में। तो एक घटना तो ये हुई कि इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। दूसरी एक घटना हुई कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। इसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, है ना? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। अच्छा, 1975 में एक युद्ध भी हमारा हुआ था। 1970s के दशक में एक युद्ध भी हुआ था सर। 71 में हुआ था, 71 में हुआ था, 1970s के दशक में। कहाँ, किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ में, तभी बांग्लादेश बना था ना सर। बांग्लादेश का गठन हुआ था और 1971 में ये युद्ध हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस युद्ध में भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना एक युद्धक पोत भेज दिया था, जिसको हम 7th फ्लीट के नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था भारत पर दबाव डालने के लिए कि इस युद्ध से भारत अलग हो जाए। भारत ने इसको थोड़ा सा अपनी गैरत पे ले लिया और गैरत पे लेने के बाद उसने कहा कि हमको लोग कमजोर समझते हैं, अब हम एक एटॉमिक पावर बनेंगे। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1974 में उसने ये
परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, और ये परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? पोखरन। राजस्थान में। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण। ठीक, 18 मई 1974 को ये किया गया था। क्लियर? ठीक है, इसको स्माइलिंग बुद्धा के अलावा एक और नाम से जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा के अलावा एक और नाम से जानते हैं, वो भी ध्यान रखें। ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा, ये नाम भी इसका है। 18 मई 1974। ठीक है, क्लियर? यस। कौन सी फ्लीट आई थी अमेरिका की? 7th फ्लीट आई थी बे ऑफ बंगाल में, भारत को तबाह में की, लेकिन भारत माना नहीं और पाकिस्तान के टुकड़े करवा के ही दम दिया उसने। यहीं पर इसी प्लान के दौरान, 5 ईयर प्लान के दौरान, भारत में सूखा प्रवणता कार्यक्रम लागू किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया, इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये शुरू किया गया 1973-74 में। हिंदी में बोलेंगे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। 1974 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। अपनाया कब गया था? 1952 में, है ना? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था 1952 में, और लागू कब किया गया? 1974 में। और लागू करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिस व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? संजय गांधी। संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी के नाम से आप लोग सब जानते होंगे कि उस समय क्या क्या हरकतें करी गई, है ना? कि शादी भी नहीं हुई, उन लोगों का भी ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है, तो बड़ी आलोचना भी हुई इसकी। और यहीं पर इसी के दौरान 1973 में आया था वैश्विक तेल संकट। वैश्विक तेल संकट आया था जिसका असर भारत पर पड़ा, और भारत में भी हाई इन्फ्लेशन हुआ, यानी कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई भारत में थी। ठीक है, इसी के दौरान इसी में जो एक लक्ष्य रखा गया खाद्यान्न क्षेत्र में। सर म्यूट करवा दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। इसका है, हो गया। और इसी में लक्ष्य रखा गया खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया, और इसके अंतर्गत भारत में खाद्यान्न का बफर रिजर्व बनाया गया, बफर स्टॉक मेंटेन किया गया, और 5 मिलियन टन अनाज का बफर रिजर्व बनाया गया। तो सबसे पहला बफर रिजर्व कब बनाया गया भारत में? इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 मिलियन टन अनाज का बफर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, क्लियर? इस पंचवर्षीय योजना में बेसिकली भारत में एक नया मॉडल लागू किया गया, एक नया मॉडल लागू किया गया विकास का, जिसको बोला जाता है लियोनटिफ का लियोनटिफ
का इनपुट आउटपुट मॉडल। लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल इसको कहा जाता है। लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल क्या कहता है, एक लाइन में समझ लेते हैं। लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल ये कहता है कि किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, या जो रीजनल इकोनॉमीज हैं, वो सभी इकोनॉमीज का एक साथ एक जैसा विकास हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये मॉडल कहता है कि जो आर्थिक विकास है, वो आर्थिक विकास में जो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो सभी सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी एक सेक्टर का विकास करना सही नहीं होगा, सभी सेक्टर्स का विकास होना चाहिए, क्योंकि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर अगर हम बात करें, मोटे तौर पर ही देख लें सरल भाषा में, तो प्राइमरी सेक्टर किसके लिए इनपुट का काम करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम करता है ना? ठीक है, ऐसे ही और दूसरे सेक्टर्स हमारे पास हैं, उनमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडल था, इसका सार ये था कि हमको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से बचना चाहिए। हम सभी देश के क्षेत्रों का, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर्स हो, उन सभी में सेम लेवल से ग्रो करें, ये इस मॉडल का मेन सार था। लियोनटिफ का जो इनपुट आउटपुट मॉडल था, ये दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, बाद में जो सोवियत रशिया और फिर वहां से अमेरिका चले जाते हैं, जिनका नाम था वैसिली लियोनटिफ। वैसिली लियोनटिफ, ये ठीक है। और उनको अपने इस इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए दिया गया 1973 का इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इस इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए वैसिली लियोनटोफ को 1973 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। और यही इनपुट आउटपुट मॉडल थोड़ा सा बदलाव करके भारतीय सिचुएशन के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज करके भारत में लागू किया गया, जिससे कि देश में जो आर्थिक विषमता है कि किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास ज्यादा हो रहा है, वहीं दूसरे क्षेत्र में आर्थिक विकास कम हो रहा है और वो पिछड़ता चला जा रहा है, उसको दूर किया जा सके, इसके लिए मॉडल भारत में अपनाया गया। ठीक है, तो लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से ऑफिशियली अपना लिया गया? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन ऑफिशियली इसको अपनाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना से। ये मॉडल क्या है, ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, यस सर। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट था, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था आर्थिक वृद्धि का, वो रखा गया था 5.6%। और जो प्राप्त हुआ लक्ष्य, जो हम अचीव कर सके, वो था 3.4%। किसी किसी किताब में 3.3% भी मिलता है। यानी कि ये योजना किस प्रकार की योजना साबित हुई? असफल योजना। तो अभी तक हम लोग 4 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ चुके हैं, जिनमें से कितनी योजनाएं सफल हैं और कितनी योजनाएं असफल हैं? सर पहली तो बिल्कुल सफल थी, दूसरी लगभग सफल थी, हाँ, और लेकिन लास्ट उसको की 2 लगभग बिल्कुल सफल ही ना असफल बोले, है। असफल ही बोलेंगे उसको। असफल ही थी, यस। ठीक है, तो अभी तक केवल अभी एक, तक लेकिन सफल सफल केवल हुई एक बाकी है। सब असफल है। पहली हुई। और सबसे Yes, बुरी sir. तरीके से असफल कौन सी है? तीसरी। सर तीसरी है। पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगली में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। हेलो सर। हाँ जी, सर इसका जो मॉडल था अशोक रुद्र और एलन माले मॉडल है क्या? एलएनएस मानने या माने? ओके सर।
ठीक है, थैंक यू सर। अब हेलो आते सर। हैं। हाँ सर जी, टारगेट क्या था? 5.4 था या 8? किस चीज की? ये इसका जो टारगेट था अच्छा हाँ, ग्रोथ रेट का। टारगेट रेट 5.6%। कहीं कहीं किसी यस किसी सर। किताब में 5.7% भी मिलता है, और यहाँ पर 3.4 3.3 में किसी किसी किताब में मिलता है। ठीक है, यस सर। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी 5 ईयर प्लान। पांचवा 5 ईयर प्लान 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79, लेकिन यह समय से पहले समाप्त हो गई। समय से पहले समाप्त हो गई, तो इसका जो एक्चुअल पीरियड है वो 1974 से 1978 है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में लगाई गई थी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार जब चली जाती है तो फिर आते हैं मोरारजी देसाई, और वो इस योजना को समय से पहले समाप्त कर देते हैं और समाप्त करके रोलिंग प्लान लेके आते हैं 1978 से 1980 तक। खैर, अभी हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो इसका जो मॉडल था वो था डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल था, जिसका ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो था गरीबी उन्मूलन प्लस आत्मनिर्भरता। प्राप्त करना। ठीक है, किसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना? कृषि व डिफेंस में। कृषि व डिफेंस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यानी कि अभी हम पूरी तरीके से कृषि और डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं है, और यहां पर यह कोशिश की गई कि इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए 1978 1979 तक हमको जो विदेशी सहायता ले रहे हैं उसको जीरो करना है। यानी कि हमको पूरी तरीके से इस क्षेत्र में क्या हो जाना है? आत्मनिर्भर हो जाना है। ठीक है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाना है 1978-79 तक, यानी कि इस प्लान के खत्म होने के साल तक हमें जीरो विदेशी सहायता प्राप्त करनी है, यानी कि जो भी विदेशी सहायता है वो समाप्त कर लेनी है। इसमें भी कई सारे काम हुए। सबसे बड़ा काम तो इमरजेंसी लगना था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी हुए। जैसे इस योजना के दौरान रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की या बैंक की स्थापना की गई, आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक की। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाती है नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर। नरसिम्हम या नरसिंघम समिति की रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक की स्थापना क्यों की गई? जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण बैंकें हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए इनकी शुरुआत की गई। ठीक, दूसरी काम किया गया यहां पर मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया गया। मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया गया। मिनिमम
मिनिमम नीड प्रोग्राम का मतलब हो गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। डीपी धर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। तो शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे MNP, मिनिमम नीड प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय डीपी धर। इस मिनिमम नीड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों शुरू किया गया? ठीक है, ये बेसिकली इसका नाम ही है मिनिमम नीड, यानी कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो न्यूनतम चीजें हैं वो न्यूनतम चीजें लोगों की पहुंच में आ जाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया। तो क्या कह सकते हैं, टू प्रोवाइड बेसिक minimum needs to improve living standard of people, यानी कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रोवाइड करना, यह इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इससे क्या होता था, जो अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है, यानी कि वो जो गरीब से गरीब तबका है जिनको ये मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल रही हैं, उन लोगों का भी आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, उन लोगों का भी जिनको ये मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल पा रही हैं अभी तक, उनको भी यह चीजें मिले और उनका भी सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, इसलिए मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया गया। यहाँ पर मूलभूत सर एक बार और बोल दीजिए, जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनको मूलभूत जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो दे दी जाएं, ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, यस सर। ठीक, जिससे कि उनका भी सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। अब यहाँ पर जनता की जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इस प्रोग्राम में कुछ चीजें बताई गई, 7-8 वो जनता की बेसिक मिनिमम नीड बताई गई और कहा गया कि इनको प्रोवाइड करना जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य, यानी कि रूरल हेल्थ। शहर में तो लोगों को फिर भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, चिकित्सा के अभाव में वो ना मरे, उनको कष्ट ना हो, इसलिए रूरल हेल्थ को डेवलप किया जाए। ग्रामीण जल सप्लाई, यानी कि रूरल वाटर सप्लाई, गांवों में भी पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, पीने का पानी मिल सके। ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मिनिमम नीड प्रोग्राम में शामिल था या शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखने कौन कौन सी चीजें हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल उपलब्धता, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा, यानी कि एलिमेंटरी एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि एडल्ट एजुकेशन, पोषण मिले, यानी कि न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, शहरी मलिन बस्तियों में एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। शहरी मलिन बस्तियों में, नाम ही मलिन बस्ती,
तो गंदगी दूर हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, बीमारियां ना फैले, इसके लिए वहां का एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, साफ पानी मिले पीने का, चिकित्सा सुविधाएं वगैरह, ये सब शहरी मध्यम बस्तियों को प्रोवाइड किया जाए। और भूमिहीन मजदूरों को घर दिया जाए, यानी कि हाउसेस फॉर लैंडलेस लेबरर। ये मिनिमम नीड प्रोग्राम के कंपोनेंट थे। ठीक है, तो मिनिमम नीड प्रोग्राम के कंपोनेंट क्या है, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा, नहीं भी समझ में आया तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें शामिल है, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चले। यस सर। साथ ही साथ अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था, गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसी क्रम में 1977-78 में शुरू किया गया काम के बदले अनाज कार्यक्रम। 1977-78 में शुरू किया गया काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में अंत्योदय योजना शुरू की जाती है। अंत्योदय योजना शुरू की गई कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, अंत्योदय योजना शुरू की गई राजस्थान में। क्लियर। इसी योजना के दौरान 1975 में शुरू किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम 1975 में इसी योजना में शुरू किया गया। और इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में 20 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, जिनको 66 सब ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करके रखा गया था। नाम में ही है 20 पॉइंट, तो 20 ऑब्जेक्टिव जो डिवाइडेड थे 66 सब ऑब्जेक्टिव्स में। और यहां पर भी बेसिकली ये गरीबी और गरीबी से रिलेटेड बाकी चीजों के उन्मूलन के लिए था। इन 20 सूत्री कार्यक्रमों में सबसे पहला हमारे पास था जो रूरल पॉवर्टी है उसको दूर करना। सभी को बस सुन लीजिए, केवल इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कृषि जो मानसून पर आधारित थी उस पर सुधार करना, सिंचाई को बेहतर करना। ठीक है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही साथ 2 बच्चों का प्रोग्राम शुरू करना कि 2 चाइल्ड नॉर्म की शुरुआत करना भी इसी 20 पॉइंट प्रोग्राम का पार्ट था। शेड्यूल ट्राइब को जस्टिस देना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, ये इस जैसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर शामिल किए गए थे 1975 में शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, 1977-78 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार आपातकाल लगा देती है। उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। सरकार के गिर जाने पर फिर बनती है पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता पार्टी की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। और वो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा शुरू की गई कई सारी योजनाओं के साथ साथ इस पंचवर्षीय योजना को भी समय से पहले समाप्त कर देते हैं। और फिर वो शुरू करते हैं रोलिंग प्लान। फिर से एक योजना अवकाश आता है 1978 से 1980 तक का, जिसमें वो रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना शुरू करते हैं। उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो
टारगेट था वो था हमारा 4.4%। ठीक है, 4.4% इसका टारगेट था। और जो अचीव हुआ, जो हमने प्राप्त किया, वो प्राप्त किया 4.8 से 4.9%। ये प्रेफर करेंगे 4.8%। तो ये योजना क्या हुई, बड़े लंबे सूखे के बाद, असफलताओं के बाद ये योजना कैसी योजना साबित हुई? सफल योजना साबित हुई। सफल। तो अभी तक पहली योजना सफल थी, पांचवी योजना सफल हुई। इसके अलावा दूसरी, तीसरी और चौथी योजनाएं हमारी कैसी निकली? असफल योजना। ठीक है, इतना हम लोग रखते हैं और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, मेंस वाली क्लास में कर लूंगा सेम, जो टाइम है बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी तो काफी बज रहा है, तो मैं चेक करके फिर करता हूँ। ठीक है, यस सर। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।